अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है अर्थ। ये हमारी यूनिवर्स का जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें से सोलर गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, सन और के बाद है अर्थ, हमारा जो अपना प्लैनेट है। इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये शमसी निज़ाम का सबसे खूबसूरत सैयारा है। इट इज़ वाटर ड्रिंक, ये पानी से भरा हुआ है। एंड द थर्ड फारदेस्ट और तीसरे नंबर पर है सूरज से फासले पर। रोटेशन, जो हमारी अर्थ है, ज़मीन जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस, अपने गिर्द जो चक्कर लगाती है वो 23.9 या ऑलमोस्ट 24 आवर्स 24 घंटों में लगाती है। इसलिए हमारा एक दिन 24 घंटों पर मुश्तमिल होता है। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट अ सर्कल बट एन एलिप्टिकल। जो हमारा सूरज के गिर्द जो दायरा है वो बिल्कुल गोल नहीं है बल्कि वो बेज़वी है, अंडे की तरह का है, मतलब थोड़ा सा किनारों पर पतला और सेंटर से करीब। एंड वन ट्रिप, और इस ऑर्बिट पर घूमते हुए तकरीबन 365 डेज 6 आवर्स और 9 मिनट्स और 9.4 सेकंड्स लगते हैं। तो इस वजह से हमारा जो एक साल है वो 365 या 366 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ का डायमीटर है उसके सेंटर से लेकर अर्थ की बाहर वाली चार दीवारी तक वो 12,756 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। हमारी ज़मीन की उम्र कितनी है? एज, इट इज़ आल्सो अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, तकरीबन 4.6 बिलियन साल पुरानी है। लेकिन ज़मीन पर ज़िंदगी कब शुरू हुई? तो वो तकरीबन 3.5 से 4 बिलियन साल पहले ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब जो स्ट्रक्चर है हमारी ज़मीन का वो कैसा है? जियोलॉजिस्ट ने जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो बताया है कि वो सीरीज़ ऑफ लेयर है। ज़मीन के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, सतहें हैं, तहें हैं। अर्थ इज़ मोर लाइक एन अनियन, बिल्कुल वैसे ही सतहें और तहें हैं जैसे कि प्याज की होती हैं छिलके, इस तरह से ज़मीन के भी बहुत सारे छिलके हैं। ऑल द पीसेस ऑफ द अर्थ आर पुट टुगेदर, जो आपस में इकट्ठे हैं। और इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, और ये जो अंदर वाली चीज़ें हैं, जो अंदर लेयर कौन कौन सी है उसका हमें कैसे पता चलता है? जब हम अर्थक्वेक, ज़लज़लों को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि अंदर कौन सी लेयर है। डिवीजन ऑफ द अर्थ इनटू द, अब जो डिवाइड किया गया है कि कौन कौन सी लेयर है, तो अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। और ये जो तीनों जोन है ये केमिकल कंपोजिशन के, मतलब ये जिस केमिकल से मिलकर ये तीनों तहें बनी हैं उनके फ़र्क की वजह से इन तीनों की डिफरेंट बनाया गया है। सीरीज ऑफ द कंसेंट्रिक लेयर्स, कई एक तहें होती हैं। देखें 3 तहें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर की, लेकिन इस एक तह में भी कई एक तहें, क्रस्ट के अंदर कई एक तहें हो सकती हैं, मेंटल के अंदर कई एक हो सकते हैं, कोर के अंदर कई हो सकती हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर हैं। अब वो कैसी हैं, उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रस्ट को। क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है जिसके ऊपर हम जिंदा हैं। एंड इट इज़ वेरी डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है वो जो हर वक्त तब्दील हो रही है। आप देखते हैं कभी कभी कुछ सालों पहले वहाँ पर दरिया होता है, बाद में वहाँ पर दरिया नहीं रहता सहरा होता है। आप किसी सहरा के अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे मछलियों के ढांचे मिलते हैं। इसका मतलब है कभी पहले वहाँ पे समंदर था, अब वहाँ पे सहरा है। तो मतलब ये मुस्तकिल तब्दील होती रहती है। क्रस्ट इज़ अ वेरी थिन, इट्स डेप्थ नो मोर देन अ पोस्टेज स्टम्प स्टक ऑन द आउटसाइड ऑफ द फुटबॉल। क्रस्ट की कितनी लेयर है? अगर आप एक बॉल के ऊपर स्टिकर लगाया हुआ होगा तो जितना उस बॉल के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है बस उतनी क्रस्ट है। हालांकि क्रस्ट अपने अंदर देख लें कितनी बड़ी है। इट इज़ सॉलिड एंड कम्प्लेक्स लेयर ऑफ लिथोस्फेयर। जो मुख्तलिफ रीजन है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के, उसके अंदर सबसे कम्प्लेक्स है, बहुत फिजिकली और केमिकल नेचर में बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मुश्तमिल हैं, मौजूद हैं। क्रस्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स, इसके ऊपर बहुत सारे पत्थर मौजूद हैं, विच आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको आप सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है? तो वो 2 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले का नाम है सिलिकॉन, दूसरे का नाम है एल्यूमिनियम। द क्रस्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड, मैंने आपको पहले बताया था क्रस्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो क्रस्ट के कितने पार्ट्स हैं? अर्थ के ये 2 पार्ट्स हैं। एक है ओशन क्रस्ट, क्रस्ट का वो हिस्सा जिसके ऊपर समंदर है। दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट का वो हिस्सा जिसके ऊपर बर आज़म है, मतलब खुश्की वाला हिस्सा और तरी वाला हिस्सा। तो ओशन या समंदरी जो क्रस्ट है या जो तरी वाला हिस्सा है वो कैसा है? एवरेज थिकनेस जो मोटाई है ओशनिक क्रस्ट की वो तकरीबन 5.9 किलोमीटर है, जो कि मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में मुख्तलिफ है, मतलब मुख्तलिफ तरह के
समंदरों की गहराई है, तो इस वजह से ये मुख्तलिफ होती है। अगला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट का वो हिस्सा जिसके ऊपर खुश्की है या बर आज़म है। मच हायर एवरेज थिकनेस, जिसकी मोटाई ज़्यादा है, 30 to 40 किलोमीटर के बराबर है, या ये भी कम और ज़्यादा हो सकती है। अब पहली तय हमने क्रस्ट देख ली, अब दूसरी तय हम देख रहे हैं, उसका नाम है मेंटल। क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है विच इज़ रॉकी, ये भी पत्थरों पर मुश्तमिल है। मेकअप मोर देन 82% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और ये तकरीबन पूरी जो अर्थ की लेयर्स हैं उनमें 82% जो हिस्सा है वो मेंटल का है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट, ये क्रस्ट के नीचे से खुल के कितनी गहराई तक जाती है, तकरीबन 29,000 किलोमीटर तक गहरी मेंटल की लेयर है। अकॉर्डिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस, बहुत सारे जो साइंस ने मुख्तलिफ तरह के सबूत दिए हैं, अपर मेंटल जो ज़मीन की लेयर है उसके पास सिलिकेट के मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। The temperature increases rapidly with the depth in the outer of the earth. जितना ज़्यादा आप ज़मीन के अंदर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ता जाता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर द रॉक स्टार्ट मेल्टिंग, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ज़मीन के अंदर कि जो पत्थर हैं वो भी पिघली हुई हालत में है। रॉक्स स्टार्ट मेल्टिंग, इतनी ज़्यादा पिघली हुई हालत में है कि ये मोल्टन जो रॉक्स हैं फ्रॉम द बेसिस, बेसिकली आप उनको क्या बोलते हैं, लावा, जो कि निकलता है ओशनिक वॉल्केनो से। समंदर के अंदर जो आतिश फ़िशां हैं जब वो फटते हैं तो उनके अंदर से जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है वो बेसिकली पिघले हुए पत्थर हैं जिनको आप लावा बोलते हैं। द मेंटल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, और ये मेंटल की आगे तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कितना गहरा है, लिथोस्फीयर जो कि 70 किलोमीटर गहरा है, एस्थीनोस्फीयर जो कि 200 किलोमीटर गहरा है, मीजोस्फीयर जो तकरीबन 2500 किलोमीटर गहरा है। ये तो ये तीनों पार्ट्स हो गए मेंटल के। और अब अगला पार्ट है जो तीसरी लेयर है, कोर। डीपर स्टिल, सबसे सेंटर में ज़मीन के सबसे अंदर जो है वी कम टू वेरी डेंस एंड वेरी हॉट कोर। जो मरकज़ है ज़मीन का वो बहुत शदीद गर्म है और बहुत ही गहराई में। द कोर स्टार्ट वेयर मार्क्ड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर अक्रॉस ओवर द मेंटल बाउंड्रीज, और ये कोर ही वो वजह है जिसकी वजह से मेंटल के ऊपर असरात आते हैं और मेंटल के असरात क्रस्ट पर आते हैं, और अगर क्रस्ट से भी बाहर आ जाए तो हम अर्थक्वेक या ज़लज़ले को कहते हैं इसमें। It extends from the base of the mantle to the earth center, accounts for about 17% of the earth volume, और पूरे जो ज़मीन का तकरीबन 17% हिस्सा जो है वो कोर पर मुश्तमिल है। कोर के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोर इज़ आयरन, जहाँ पर आयरन होता है, अलॉन्ग विद सम लाइटर अमाउंट्स, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। कोर के पास दो बुनियादी डिस्टिंक्ट का मतलब वाज़े कोर के दो हिस्से हैं, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर। आउटर कोर है वो तो बिल्कुल लिक्विड है और टेम्परेचर कितना है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड थाउट टू बी। और इसके अंदर हम पता ये चला है साइंसदानों को कि इसके अंदर मेल्टेड फॉर्म में आयरन और निकल है, पिघली हुई हालत में आयरन और निकल। और इनर कोर जो बिल्कुल ही सेंटर में है ज़मीन का, बहुत ही शदीद गर्म हिस्सा, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि सॉलिड है, मतलब वो धाते हैं ये निकल और आयरन, ठोस हैं, लेकिन ये किस फॉर्म है, मिक्सचर की फॉर्म है, मतलब ये भी लिक्विड फॉर्म में अलॉय मिक्स हुई है, भर्त बना हुआ है उनका। अब जनाब अर्थ की एटमॉस्फेयर को देख लें तो एटमॉस्फेयर क्या होती है अर्थ की, इट इज़ द प्रोटेक्टिव ब्लैकेट ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ज़मीन के ऊपर जो अल्लाह ताला ने हिफाजती तह बनाई हुई है, आबी बुखारात और मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ जो ज़मीन को पूरा घेरे रखती है, उसको आप क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का आगाज़ कैसे हुआ, इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट ओरिजिनली एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत डिफरेंट है प्रेजेंट डे स्टेट्स में ड्यू टू चेंजेस ओवर ब्रॉट अबाउट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, कि जब ज़मीन बनी थी और तब जो उसकी एटमॉस्फेयर थी और उसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो आज की एटमॉस्फेयर में नहीं हैं, और जो आज की एटमॉस्फेयर में हैं बायोलॉजिकल ज़िंदगी के आने के बाद वो पहले में नहीं थी। मतलब जब ज़मीन बनी तब एटमॉस्फेयर और थी, अब ज़मीन की एटमॉस्फेयर और है। इसके मुख्तलिफ रीजन क्या हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर। इन सब ये मुख्तलिफ आल्टीट्यूड पर हैं, मतलब सतह ज़मीन से मुख्तलिफ बुलंदियों पर है। डेंसिटी क्या है एटमॉस्फेयर की, ये डिक्रीज़ होती है शार्पली ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड, आ कॉन्सिक्वेंस ऑफ गैस लॉस एंड ग्रेविटी। मतलब सतह ज़मीन से मुख्तलिफ
ऊंचाई पर इनकी डेंसिटी और कसाफत डिफरेंट होती है। 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फाउंड अपाउंड अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले तक हमें ज़्यादा एटमॉस्फेयर मिलती है, तकरीबन 99%। 30 किलोमीटर से ऊपर तकरीबन बाकी 1% बाकी बचता है। आखिर अर्थ की एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है? ज़मीन की आबो हवा। तो उसके पास जो मेजर चीज़ें हैं वो ये हैं। सबसे ज़्यादा मिकदार में क्या है? नाइट्रोजन 78.08%, फिर ऑक्सीजन है 20.95%। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ नेसेसरी फॉर बोथ एनिमल्स एंड प्लांट, क्योंकि सारे पौधों ने और जानवरों ने रेस्पिरेशन करनी होती है, सांस लेने का जो अमल है वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकता। माइनर, अब जो दूसरे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में, जो कम मिकदार में है वो है आर्गन, जो एक से भी कम है, 0.934% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.033% है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स इस गैस को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये मेजर और माइनर हो गए। अब वो हैं जो बिल्कुल ट्रेस का मतलब होता है तकरीबन ना होने के बराबर। तो उसमें कौन है? नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है और हाइड्रोजन है अर्थ की एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर इज़ वैल्यूएबल नेचुरल सोर्स ऑफ मैनी गैसेस। मुख्तलिफ तरह की गैसेस को एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड करती है। ये वाइडली नीडेड है हमारी इंडस्ट्री। आपको पता है कि हम नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो उसके लिए हम हवा से ही नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं। आर्गन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग के अंदर। ऑक्सीजन जो है वो जो इस्तेमाल की जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर और दूसरे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स के अंदर, हवा से ऑक्सीजन को निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। फिर चौथा पॉइंट जो है वो वाटर वेपर है। पानी किस हालत में रहना पसंद करता है? माया हालत में, लिक्विड हालत में। लेकिन पानी अगर गैस की हालत में हो तो फिर हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वाटर वेपर्स का। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर का एक और बहुत अहम जुज़ वाटर वेपर्स हैं। ये कैसे होते हैं? ये तकरीबन 4% ऑफ द वॉल्यूम पर मौजूद हैं और 3% बाय द वेट। ठीक है जी। वाटर वेपर प्रेजेंट है ज़मीन के ऊपर और ये नेसेसरी हैं बारिश के लिए और दूसरी प्रेसिपिटेशन और जो फुवार पड़ती है उसके लिए भी। एटमॉस्फेयर के पास तकरीबन 3100 क्यूबिक माइल ऑफ जो वाटर है पूरी ज़मीन के अंदर, 3100 क्यूबिक माइल्स जो पानी है वो बादलों की शक्ल में मौजूद है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट सीजन। और इन्हीं बादलों की वजह से मुख्तलिफ तरह के सीजन्स भी वजूद में आते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, वाटर वेपर्स की? तो ड्यू टू दिस लाइफ सस्टेन ऑन द अर्थ। ज़मीन के ऊपर अगर ज़िंदगी मौजूद है तो उसकी बुनियादी वजह ये पानी है। सेफ फ्राम द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ द आउटर स्पेस। यहाँ पर वो एनवायरनमेंट बना के दी है एटमॉस्फेयर ने कि बाहर वाले खला की निस्बत यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो मौजूद है, और पानी ज़िंदगी के लिए मौजूद है। पानी की मौजूदगी की वजह से विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इक्वेटोरियल वर्ल्ड में तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता था दिन के वक्त, और रात के वक्त इतना कम हो सकता था -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ज़रा देखें कि अगर दिन के वक्त 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो और रात के वक्त -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ज़िंदगी तो कोई भी कायम नहीं रह सकती थी। लेकिन पानी की मौजूदगी की वजह से, एटमॉस्फेयर की मौजूदगी की वजह से ये टेम्परेचर जो है वो मैनेज रहता है। तो दिन और रात में हमें ऐसा टेम्परेचर अवेलेबल है जिसमें ज़िंदा चीज़ें रह सकती हैं। इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है दिन के वक्त 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो बर्न करता है मीटियोर्स को दैट कैन बॉम्बार्डेड फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ ऑल इस टाइम। ज़मीन अपने इर्द गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो बाहर स्पेस से इसको आकर टकराना चाहती है वो जलकर ख़त्म हो जाती है। विदाउट एयर, हवा की गैर मौजूदगी में ना तो कोई बिजली चमकती, ना बादल होते, ना हवा होती, ना बर्फ़बारी होती, ना बारिश होती, ना आग जल सकती। अब एटमॉस्फेयर की वजह से ही लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर के बगैर ये सारे काम पॉसिबल नहीं थे। द अर्थ एटमॉस्फेयर आल्सो पोजेस प्रोटेक्टिव रूल अगेंस्ट डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। मुख्तलिफ तरह की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सूरज से हमको आती हैं और हाई रेडियो एक्टिव एनर्जी जो स्पेस से खला से आती है, जो एटमॉस्फेयर है हमें उससे भी बचाती है। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ऑब्जर्व दिस रेडिएशन, जो कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के हमको हेल्थ हैज़र्ड्स, मुख्तलिफ तरह के हमारी सेहत को प्रॉब्लम जो आ सकते थे, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ जो काज हो सकती थी, वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं हो पाती। थैंक यू।